नाइस वॉच। ऐसी ही एक घड़ी आपके पास भी थी, लेकिन कल रात को गुम हो गई थी। Am I right? एक मिनट। मेरी घड़ी तो मेरे पास है विक्रम साहब। ये कैसे हो सकता है? एक जैसी दो घड़ियां? ये कैसा बचकाना सवाल हुआ विक्रम साहब? घड़ी बनाने के कारखाने में तो एक जैसी सैकड़ों घड़ियां बनती, और फिर आपने तो सिर्फ दो ही देखी हैं। इंस्पेक्टर भारत, एक जैसी दो घड़ियां हो सकती हैं, लेकिन एक जैसे दो आदमी नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल आपने किया है। वही वाह विक्रम साहब, आप भी चौधरी साहब की जबान बोलने लग गए, वो भी बिना किसी सबूत के। कोई सबूत तो होगा आपके पास। वो भी बन जाएगा। इंस्पेक्टर। यस सर। घर की तलाशी लो। अब इस तरह मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते विक्रम साहब। जानता हूं, इसीलिए मैं सर्च वारंट साथ में लाया। विक्रम साहब, विक्रम साहब, इस घड़ी से साफ जाहिर है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले वो आइडेंटिटी कार्ड वहां पर प्लांट किया, उसके बाद एक जैसी घड़ी, जिससे साफ जाहिर है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। जी हाँ, साजिश करने वाला इतना बेवकूफ है कि उसने आपकी घड़ी आपके हाथ में छोड़ दी ताकि आप बच जाएं, है ना? सर, ये फाइल हमें किताबों के रैक के बीच में छुपी हुई मिली है। फाइल, और इस पर मिस रितु चौधरी के सिग्नेचर भी हैं। मैं जानता हूं मिस्टर भारत, अब आप ये कहेंगे कि किसी ने आपको फंसाने के लिए ये फाइल आपके घर में प्लांट की है, और यही सच्चाई है इंस्पेक्टर विक्रम। मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। मुझे नहीं पता ये फाइल कहां से आई, क्यों आई। ये वही फाइल है इंस्पेक्टर भारत जिसके लिए रितु चौधरी का खून हुआ था। और इस फाइल की मौजूदगी ये साबित करती है कि रितु चौधरी का कत्ल आपने किया है। रितु चौधरी के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार कर दिया। और आप शायद ये भूल रहे हैं विक्रम साहब की अरेस्ट करने के लिए एक अदद अरेस्ट वारंट की भी जरूरत पड़ती है। जानता हूं, यहां आने से पहले कमिश्नर साहब ने खुद आपके लिए ये अरेस्ट वारंट इशू किया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। विक्रम साहब, लगता है बड़ी तैयारी करके आए हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अरेस्ट करने का आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। थोड़ी सी तैयारी हमने भी कर रखी है। ये है कि ये एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत। इन हथकंडों से तुम बच नहीं पाओगे इंस्पेक्टर भारत। अब अदालत में मैं तुम्हें मुजरिम साबित करके रहूंगा। बस फिर ये तय रहा, हमारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। जा सकते हैं आप।
मिलॉर्ड, यह केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है, क्योंकि मुल्जिम भारत को जब यह महसूस हुआ कि मकतूला रितु चौधरी समाज के सामने उन्हें बेनकाब कर देंगी, तो उन्होंने रितु चौधरी का कत्ल कर दिया। और इस कत्ल के सबसे अहम गवाह हैं जस्टिस चौधरी, जो कि अदालत के सामने अपना बयान पहले ही दे चुके हैं। मिलॉर्ड, मुल्जिम भारत, आपने अभी तक अपना कोई वकील सफाई अदालत में पेश नहीं किया। मिलॉर्ड, अगर अदालत इजाजत दे तो मैं अपने केस की पैरवी खुद करना चाहूंगा। इजाजत। ये रहे मेरे पेपर्स। मुल्जिम चौक वकालत की डिग्री ले चुका है, इसलिए अदालत को इसमें कोई एतराज नहीं। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर चौधरी, अभी अभी आपने अदालत के सामने यह कहा कि मैंने मकतूला रितु चौधरी का कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि वो मुझे बेनकाब कर देना चाहती थी। वो ये साबित कर देना चाहती थी कि मैं कानून का रखवाला नहीं हूं, बल्कि कानून को बेचने वाला हूं, एक दलाल हूं। ये सच है। रितु ने मुझसे खुद कहा था कि वो 2 हफ्ते से इसी कोशिश में लगी हुई है। मिस्टर चौधरी, क्या आप ये बता सकते हैं कि मिस रितु चौधरी ने आपसे ये कहा था कि वो इंस्पेक्टर भारत को बेनकाब कर देना चाहती है? उसका मतलब यही था। मतलब नहीं मिस्टर चौधरी, अदालत ये साफ साफ जानना चाहती है कि मिस रितु ने एग्जैक्टली क्या कहा था। मिस चौधरी ने यह कहा था कि वो एक ऐसे इंसान को बेनकाब करना चाहती है जो समाज में बहुत ऊंची हैसियत रखता है और अपने आप को कानून का रखवाला समझता है। मगर यानी कि मिस रितु चौधरी ने मेरा नाम नहीं लिया था, मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मिस्टर चौधरी, मेरा जवाब दें आप। नहीं। मिलॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि मिस्टर चौधरी ये समझते हैं कि मैंने ये मर्डर किया है, इसीलिए वो समझते हैं कि बात मेरे लिए कही गई थी। कानून का रखवाला तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, इंस्पेक्टर विक्रम भी हो सकता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मुल्जिम भारत, आप अपनी बातों में दूसरों का नाम घसीटने की कोशिश ना करें। मिलॉर्ड, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात किसी पे भी लागू हो सकती है, तो फिर मुझी पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करना चाहूंगा जो यह साबित कर देगा कि मिस रितु चौधरी बार बार जिस शख्स की बात कर रही थी वो भारत के अलावा और कोई नहीं था। और वो सबूत है रितु चौधरी की ये फाइल। हुजूर, फाइल अदालत में। सिर्फ अखबारों की कटिंग है और मिस्टर भारत के कारनामे। ये कैसे हो सकता है? इसके पेपर कैसे बदल सकते हैं? ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे इंस्पेक्टर विक्रम। वो फाइल तो आप ही की कस्टडी में थी ना, और आप ही ने उस पर सरकारी मोहर भी लगाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फाइल के अंदर के पेपर्स आप ही ने गायब कर दी हो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। प्रोसिक्यूशन ने उस फाइल को बिना जांचे परखे एविडेंस का जरिया कैसे बना दिया, जबकि उस फाइल के अंदर अखबारों की कटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं था? ये झूठ है, क्योंकि मैंने खुद चेक किया था कि उसमें आपके अंडरवर्ल्ड और माफिया के साथ कनेक्शन के सबूत और आपके स्विस अकाउंट का प्रूफ भी था। फिर वो गया कहां? हाँ? सच तो यह है मिलॉर्ड कि प्रोसिक्यूशन के पास मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सबूत है मिलॉर्ड। मिस्टर चौधरी की गवाही इस बात का सबूत है कि कत्ल मिस्टर भारत ने ही किया है। मिलॉर्ड, चौधरी साहब की गवाही इस केस में कोई अहमियत नहीं रखती। गवाही अहमियत रखती है मिलॉर्ड, क्योंकि एक मिस्टर चौधरी की गवाही ही मुल्जिम को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है।
अदालत मिस्टर चौधरी की गवाही की अहमियत समझते हुए उसे बतौर गवाह कल अदालत में हाजिर रहने की ताकीद करती है। अब ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। विक्रम साहब, मैं आपको एक मशवरा देता हूं मुफ्त में कि अब भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, केस को वापस ले लीजिए। आप जीत नहीं पाएंगे। मिस्टर भारत, अभी तक तुमने सिर्फ शय बचाई है, लेकिन चौधरी साहब की गवाही के बाद एक बार में मात हो जाएगी। चेक एंड मेट। शतरंज की इस बिसात में कुछ मोहरे अगर तुम्हारे पास हैं तो कुछ मेरे पास भी हैं। अभी तो मैंने सिर्फ शय बचाई है। जिस दिन मैं चाल चलूंगा बाजी को पलट के रख दूंगा। साहब, ये कैसेट सोफे के नीचे पड़ा था। हो सकता है इस कैसेट में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हो, इंस्पेक्टर भारत। तुम क्या समझती थी? तुम मुझे धोखा दे दोगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मेरे खिलाफ हर सबूत मिटा के रख दिया करता हूं मैं। तुम्हें मारने के बाद मैं सारे सबूत अपने साथ ले जाऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर। सुनो योर ऑनर, ये आवाज मेरे कानों में भी इस टेप की तरह गूंजती रहती है। ये इंस्पेक्टर भारत की आवाज है, जिसने मेरी बेटी को खून किया। क्या अब भी अदालत को मेरी बात पर शक है? ये मानता हूं मिलॉर्ड, ये आवाज हूबहू मेरी जैसी, और ये भी मानता हूं कि इस आवाज को सुनकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है मिलॉर्ड की ये गलतफहमी जानबूझकर क्रिएट की गई हो। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भारत? यही मिलॉर्ड की ये सब मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। वो घड़ी, वो आई कार्ड, वो आवाज, ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। ये आवाज भी उस घड़ी की तरह मेरी नहीं, किसी और की है। अगर ये तुम्हारी आवाज नहीं है तो फिर किसकी है? मिलॉर्ड, दो घड़ियों की तरह दो आवाजें भी एक जैसी हो सकती हैं। और मिस्टर चौधरी तो खुद जज रह चुके हैं ना, ये तो अच्छी तरह जानते होंगे कि महज आवाज की बिना पर किसी भी शख्स को कातिल करार नहीं दिया जा सकता। योर ऑनर, मेरा यकीन कीजिए, कातिल यही है, इसी ने मेरी बेटी का खून किया है। योर ऑनर, चौधरी साहब की गवाही गवाही नहीं बल्कि एक बाप की पुकार है। मैं पूछता हूं प्रोसिक्यूशन से कि उनके पास कोई एक ऐसा गवाह है? नहीं। कोई एक ऐसा आदमी है जिसने मुझे कत्ल करते हुए देखा हो? नहीं। है इस अदालत में एक भी आदमी जो रितु चौधरी के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके? नहीं। चौधरी साहब, आप हार गए क्योंकि आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। वो आई कार्ड, वो घड़ी, वो आवाज, वो फाइल, सब बकवास, सब बेकार है। आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं, और बिना चश्मदीद गवाह के कोई किसी कातिल को कैसे पकड़ेगा? चौधरी साहब, आप हार गए। आप हार गए चौधरी साहब। आप एक हारे हुए इंसान है। यू आर ए लूजर। यू आर ए लूजर, लूजर एंड लूजर। चश्मदीद गवाह है। कौन है? मैं हूं। मैंने तुम्हें से खून करते देखा है। That's all, Your Honor. बस मुझे यही साबित करना था कि चौधरी साहब देख सकते हैं।
मिस रितु चौधरी। क्या मजाक है मिस्टर भारत? अगर मिस रितु चौधरी जिंदा है तो ये सब क्या है? मिलॉर्ड, आपको याद होगा कि 2 महीने पहले आपके पास इसी अदालत में एक केस आया था जिसमें मिस्टर चौधरी ने अपनी पत्नी को शूट कर दिया था गलती से, जहां इन्होंने साबित कर दिया था कि ये देख नहीं सकते, नेत्रहीन है, तो अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है मिलॉर्ड, सच्चाई ये है कि इन्होंने अपनी पत्नी का पूरे होशो हवास में कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था, और मैं इनसे ये बात पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि पूरी अदालत में कबूल करवाना चाहता था। क्या ये सच है मिस्टर चौधरी? हाँ, ये सच है योर ऑनर। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मैं ऑपरेशन कराने अब्रॉड गया। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दूंगा। मैं घर पहुंचा। ओ निशा, उस अंधे को तलाक क्यों नहीं देती हो? अरे, उसे तलाक देने की क्या जरूरत है? अगर मैंने उसे तलाक दे दिया ना तो उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी सब हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और हम जो कुछ भी कर रहे वो कहाँ देख रहा है? निशा, अरे आप कब आए? बस अभी अभी। कमाल है चौधरी साहब, अगर इन्फॉर्म करते तो हम एयरपोर्ट पे लेने आते। इन्फॉर्म कर देता तो तुम्हें मौका कैसे मिलता सरप्राइज होने का, है ना निशा? हाँ। अरे, आप सोए नहीं अब तक? हाँ, नहीं, सो ही रहा था कि अचानक आंख खुल गई। एक बहुत भयंकर सा सपना देखा मैंने। क्या? कि तुम और संजय मुझे धोखा दे रहे हो। क्या? अरे तुम तो चौंक गई। मैं तो सपने की बात कर रहा था, और सपने कभी सच थोड़ी होते हैं, है ना? निशा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या? मैं देख सकता हूं। क्या? काश मेरी आंखें वापस ना आती। मैं यही समझता कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, और क्योंकि अब मेरी आंखें वापस आ गई हैं, अब तुम्हें मरना होगा। फिर मैंने बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर दिया कि अंधा होने की वजह से चोर के धोखे में मैंने निशा को शूट कर दिया, और आपने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन रीतू को इन पे शक था मिलॉर्ड, इनकी बेटी रीतू को इन पे शक था कि इन्होंने मिसेस चौधरी का कत्ल किया है। उसने मुझे कांटेक्ट किया, और तभी मैंने कमिश्नर साहब से मिलकर ये प्लान बनाया। यानी कि आपको पता था कमिश्नर साहब? यस, और हमने तुम्हें जानबूझ के इस प्लान में शामिल नहीं किया, वरना तुम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस शायद नहीं दे पाते। ऑर्डर ऑर्डर।
मिस्टर चौधरी के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत जस्टिस चौधरी को पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। और पुलिस को ताकीद करती है कि जल्द से जल्द निशा मर्डर केस को अदालत में पेश करे ताकि मुजरिम को सजा दी जा सके। अदालत बर्खास्त की जाती है। बेटी, कानून की नजरों में तो मैं मुजरिम हूं, पर क्या सचमुच मेरा फैसला गलत था? चौधरी साहब, काश कत्ल का फैसला करने से पहले थोड़ा सा अगर आपने ये सोच लिया होता कि कानून की रक्षा करने वाले अगर कानून को अपने हाथ में लेने लग गए तो फिर कानून पे किसी का विश्वास नहीं रहेगा।